हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। एक बार और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले प्रिज्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम देखेंगे प्रिज्म में दो घटना है, ठीक है। प्रिज्म द्वारा कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, राइट। और इसके अलावा एक और हम बात करने वाले हैं कि एक श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से टकराती है तो कैसे अपने अनेक प्रकार अनेक रंगों में विभक्त होती है, ठीक है। क्या मैटर है, छोटी बातें बड़ी बातें आज करेंगे इस लेक्चर में, यस। तो चलिए करते लेक्चर की शुरुआत। बिना देर के उठाइए कापी कलम, हो जाइए तैयार, यस। प्यारे बच्चों, आज सबसे पहली बात अगर हम करते हैं प्रिज्म, ठीक है। चलिए बच्चों, यस। तो वास्तव में क्या होता है प्रिज्म, आइए दिखाते हैं आपको। बच्चों कुछ नहीं है प्रिज्म, एकदम इजी है। एक समांगी एक समान पारदर्शी माध्यम, हेलो, एक प्रकार का कांच होता है जो कि बना होता है कैसे, अच्छा, दो त्रिभुजाकार, दो त्रिभुज के आकार के पार्ट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ तीन आयताकार पार्ट होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको बता दें, इसको समझने के लिए आपको छोटा मोटा देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये रहा आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंपल वे में देखिए। ये कुछ नहीं, एक प्रकार का दफ्ती है, एक प्रकार का टुकड़ा है, और इसको बनाना है प्रिज्म, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप दफ्ती लिए हाथ में तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिए तो आप ऐसा जरूर करेंगे, इजी है, कुछ किया नहीं गया है। यहाँ पे दो ठो मोड़ किया गया है, ठीक है। और ये जो मोड़ आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर ऐसे जो हिल रहा है यहाँ से, और एक यहाँ पर मोड़ है, दो मोड़ है। और जो तीनों आपस में मोड़ हो रहा है, ये तीनों ये एक बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसी को आयत का रूप दिया गया है, लगभग आयत के आकार का तीनों है। तो यहाँ पे तीन आयत है, ठीक है। और अगर हम इनको ऐसे मिला दें, ऐसे बना दें, तो क्या होगा, कुछ ऐसा। तो ये रहा बन करके तैयार एक प्रिज्म, ठीक है। एक गत्ते की सहायता से, एक दफ्ती की सहायता से हमने प्रिज्म बना दिया। चलिए, एक अभी आपने देखा है, दो त्रिभुज के आकार तीन आयत के आकार मिल करके बनाते हैं प्रिज्म। मतलब इसी में अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज और इधर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक तल आयत के आकार का, एक तल यानी दूसरा तल, और नीचे वाला क्या है, तीसरा तल, ठीक है। तो यहाँ पे एक आयत, दो आयत और तीन आयत, एक आयत, दो आयत और तीन आयत, एक त्रिभुज और ये दो त्रिभुज। ये है फाइनली प्रिज्म का मतलब, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर हम डिफिनीशन की बात करें, अगर हम परिभाषा की बात करें तो कैसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों अगर एक प्रिज्म को देखेंगे तो 3D जैसा दिखेगा, तो मतलब उसका फिगर, उसका शेप कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। ये रहा, इसका नाम देते हैं A B C, ठीक है, D E और F, ठीक है। तो ये रहा एक 3D में अगर देखेंगे तो प्रिज्म आपको ऐसा दिखेगा। जैसे हम फिर से इसको उठाए, इस दफ्ती को उठाए जो हमने दफ्ती से प्रिज्म बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यस। ये कुछ ऐसा एक त्रिभुज ऊपर जैसा दिख रहा है, ये मुख्य परिच्छेद का काम करेगा, मतलब ABC क्या, मुख्य परिच्छेद का काम करेगा। और नीचे से ये जो कोर है, और इसके ये इस साइड में और ये इस साइड में, यानी कि जो झुकाव हो रहा है, यहाँ से एक तल, यहाँ से एक तल, तो दो तलों के बीच में एक झुकाव आपको देखने को मिला। तो इस झुकाव से इसका मतलब निकलता है, यहाँ से एक एंगल बनता है जिसे हम प्रिज्म कोण का नाम देते हैं। मतलब AB और AC में जो झुकाव होता है बच्चों, यहीं से एक कोण बनता है, और इसी कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। बोले तो क्या हो सकता है, बोले तो हो सकता है अपवर्तक कोण। अच्छा, अपवर्तक कोण कैसे बना सर, तो ये है अपवर्तक पृष्ठ, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। अच्छा, अपवर्तक पृष्ठ मतलब
जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है और वहां से विचलित वगैरह होती है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, अब इसमें कुछ और बातें समझिए, छोटी मोटी बातें। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ये तल बट रहा है, एक तल इधर है, एक तल इधर है और एक तल नीचे है, मतलब झुकाव में एक तल दो तल, कभी भी झुकाव में दो तल रहेंगे, एक तल ऐसे एक तल ऐसे। ठीक है, तो यह जो तल है इनको डिवाइडेशन कर रहा है, यहां से ये वाला ये जो कोर बना है, तो बच्चों इस कोर को कहते हैं अपवर्तक कोर। कवन कोर? अपवर्तक कोर, मतलब ये जो कोरिया कोरिया कहते हैं अपवर्तक कोर। ठीक है, अच्छा और यही होता है बच्चों प्रिज्म का आधार। क्या होता है? प्रिज्म का आधार। चलिए इतनी बातें आप समझ गए। आइए परिभाषा की बात करते हैं। अगर छोटा मोटा परिभाषा बना तो क्या बनेगा, यानी कैसे जानेंगे कि प्रिज्म है। यस, तो बच्चों इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रिज्म एक प्रकार का, सबसे पहली बात, एक होता है पारदर्शी माध्यम, समांग पारदर्शी माध्यम, यानी ये कई प्रकार के अंगों से बनने वाला पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो समतल पृष्ठों से, वैसे तो तीन समतल होते हैं लेकिन दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है, वो प्रिज्म कहलाता है। एक प्रकार का समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है किसी कोण पर, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। मतलब अगर इस पूरे प्रिज्म में से ए बी सी को देखें तो यह ए बी सी ही इसका मुख्य परिच्छेद है, इसका मुख्य भाग है। प्यारे बच्चों अगर लिखना चाहते क्या लिखेंगे? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो कि तीन समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर क्या झुके होते हैं। मतलब क्या होगा सर, जरा ध्यान देंगे। वैसे तो हमने आपको बताया है कि एक प्रिज्म होता है वह एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है, और तीन समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो त्रिभुज तो रहेगा लेकिन तीन आयताकार, तो आयत क्या समतल है, अभी मैंने आपको बताया है। एक बार और देखिए, यहां पर यही तो है प्रिज्म, यहां पे एक दो और ये तीन, एक बार और एक दो और ये तीन, तो यहाँ पे टोटल जो प्रिज्म होगा बच्चों यह तीन समतल से घिरा है, तीन समतल पृष्ठ से मिलकर बना है। लेकिन जो कोण बनेगा वह कोण तो दो ही समतल से न बनेगा, यानी अगर एक कोण बनता है तो दो ही झुकाव से बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं, यानी ये रहा प्रिज्म का व्यवस्था, ये रहा प्रिज्म का मतलब मोटी मोटा भाषा में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वास्तव में अगर यहां से मुख्य परिच्छेद, दैट मीन्स ए बी सी को अगर हम निकाल लें तो वास्तव में एक लाइट जब ए बी सी यानी मुख्य परिच्छेद से टकराएगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, मतलब एक रेस जब मुख्य परिच्छेद से गुजरता है, प्रिज्म से टकराता है, तो वहां पे उसका कैसे अपवर्तन होता है। दैट मीन्स एक लाइट का प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। यस, एक प्यारा सा हेडिंग लेंगे। तब तक अगर प्रिज्म में मुख्य परिच्छेद को देखें तो क्या होगा? हेलो बच्चों, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी होता है मुख्य परिच्छेद। क्या होता है? मुख्य परिच्छेद। क्या होता है? मुख्य परिच्छेद। तो अब क्या होगा? इसी मुख्य परिच्छेद को हम लेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक लाइट को मुख्य परिच्छेद में यानी कि प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद से टक्कर मारेंगे और वहां पर उस लाइट का कराएंगे अपवर्तन। कैसे कैसे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। चले बच्चों, तो हम देखेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यस। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद लेंगे कुछ ऐसा, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अच्छा, इसका नाम दे देंगे तो ए बी और ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसमें बहुत गजब हम आपको बताएंगे तरीका। यस, यह ए बी सी फाइनली क्या हो जाएगा? एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये रहा आपके सामने आपके पास एक प्यारा सा ए बी सी जो कि प्रिज्म का क्या मुख्य परिच्छेद है। प्यारे बच्चों, होता क्या जरा समझें। आपको क्या लगता है? मजाक नहीं। एक लाइट जब प्रिज्म से टकराती है तो ऐसा, और यहां से आप देख रहे हैं कि ये क्या है? यह एक लाइट है, यह एक प्रकाश की किरण है जो कि प्रिज्म पे टकराई है। और यहां से सपोज इसका नाम हम देंगे, क्या नाम देंगे? पी, और जहां पर टकराई उसको क्या बोलेंगे? क्यू। ठीक है, तो यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे ये प्रिज्म में घुसती है तो इस क्यू से आगे की ओर ऐसे बढ़ जाती है। क्लियर है? और सपोज ये पहुंच गई आर पर और आर से ऐसे आगे बढ़ गई। चले बच्चों, अब समझते हैं कि ये मतलब क्या है इसका। ठीक है, ये पूरी व्यवस्था है क्या, तो जरा ध्यान देंगे। ये है पी क्यू जो कि एक किरण है और लाइट है जो कि आ रही है, और ए बी जो कि एक प्रिज्म के अपवर्तक तल है। ठीक है, तो जैसे ही पी क्यू ए बी पर पड़ती है तो बिंदु क्यू से अपवर्तित होते हुए वह क्यू आर की दिशा में प्रिज्म के भीतर ही, ठीक है, ऐसे क्यू आर की दिशा में मुड़ जा रही है। ठीक, और पुनः बिंदु आर पर अपवर्तक पृष्ठ AC से अपवर्तित होते हुए RS की दिशा में बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों? सर, आप एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जब कौनो किरणवा अपवर्तन की घटना में क्या होता है? दो घटनाएं, एक अभिलंब की ओर झुक जाती है और एक होता है अभिलंब से दूर हट जाती है। आप ये दो घटनाएं जान रहे होंगे, आपके दो घटना याद होगा। क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश अभिलंब से दूर हटती जाती है। ये दो रीजन है, एक बार और समझेंगे। जब प्रकाश की किरण अपवर्तन घटना में ऐसा बताया गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो बेचारा अभिलंबों की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। अब विरल माध्यम क्या है? जैसे कि वायु। सघन माध्यम क्या है? जैसे कि कांच और जल हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों इसका मतलब। तो वास्तव में होने वाला क्या है, जरा इस चीज को समझेंगे। वास्तव में यहाँ पे क्या होने जा रहा है, जरा इसको विचार करेंगे। तो बच्चों आप सुने होंगे, आप जानते भी होंगे कि यह अगर ध्यान से देखें तो यह बेस है, यानी बेस का मतलब आधार, यानी कि क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। तो आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो लाइट है इसको आप मान लीजिएगा बेबी। क्या मानेंगे? बेबी। मतलब अगर एक लाइट बेबी है, आपने ऐसा माना, तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। आप सुनोगे क्या नाम है? बेबी को बेस पसंद है, तो बेबी जाएगी अब बेस की ओर मुड़ जाएगी। मतलब क्या होगा कि जब बेबी यहां जाती है AB पर तो क्या हो जाती है? अंदर प्रवेश कर जाती है, और यह अंदर प्रवेश करने के बाद बिंदु R से
बेस की ओर मुड़ जाती है। तो ऐसे कहा गया बेबी को बेस पसंद है, इसने कहा गया मजाक नहीं है, बेबी को बेस पसंद है। इसमें रीजन है, हमेशा यह किरण आधार की ओर झुकेगी और आगे की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब पूरी भाषा को लिखते हैं, क्या मतलब इसको जरा समझते हैं। चले बच्चों, तो भाषा हम कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए आपको लिखना हो भाषा हम कैसे लिखेंगे? माना वाट ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है, जिसमें ये बोलेंगे ये BAC, क्या बोलेंगे? BAC प्रिज्म कोण है, या यूं बोलेंगे अपवर्तक कोण है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। चलिए पुनः माना PQ किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, तो बिंदु Q पर अभिलंब MN की ओर झुक जाती है तथा QR की दिशा में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, QR की दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है या चली जाती है। ठीक है, और क्या लिखेंगे? पुनः अपवर्तक पृष्ठ AC पर बिंदु R से अभिलंब कौन वाला? M डैश N डैश, अभिलंब M डैश N डैश से दूर हटते हुए ऐसे, ये अभिलंब है, इससे दूर, यहां अभिलंब है, दूर हटते हुए RS की दिशा में निर्गत किरण, कौन किरण? निर्गत किरण के रूप में चली जाती है। ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों इसका भाषा। ठीक है, पूरी भाषा, पूरी जानकारी। चले कुछ और बातें करते हैं, कुछ और विचार करते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो यहां से जैसे ही हम PQ को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? PQ को आगे बढ़ाएंगे और RS को पीछे बढ़ाएंगे, तो इसमें कुछ जादू देखने को मिलेगा। क्या देखने को? कुछ जादू देखने को मिलेगा। वास्तव बच्चों यहां पर एक एंगल बनेगा। सपोज इस बिंदु का हमने नाम रख दिया D, क्या रखा? D। तो इस बिंदु D पर एक एंगल बनेगा और इस एंगल का एक नाम होता है डेल्टा, जिसे कहेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे?
विचलन कोण देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक प्रिज्म का काम क्या था? एक प्रिज्म का काम है जैसे ही पी क्यू की दिशा में कोई भी किरण आएगी प्रिज्म से धई के टकराएगी और तुरंत वो टकरा करके अपवर्तित होकर के आर एस की दिशा में आगे निकल जाएगी। तो एक प्रिज्म आने वाली प्रकाश किरणों को विचलित करता है। एक प्रिज्म पी क्यू की दिशा में आने वाली प्रकाश किरणों को आर एस की दिशा में विचलित करता है। यानी प्रिज्म का केवल एक ही काम है, विचलन करना, प्रकाश किरणों को भटकाना। ठीक है, तो ये लाइन भी नोट कर लेंगे। अच्छा, नीचे नोट करें, मुझे यहां जगह लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इस प्रकार यहां देखते जाए। इस प्रकार प्रिज्म पी क्यू की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण को आर एस की दिशा में विचलित या विचलन बोलेंगे। ठीक है, विचलित कर देती है या कर देता है। ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब कोई भी प्रकाश का किरण, कौनो भी प्रकाश का किरण अचानक अटकते भटकते आता है, पीक्यू की दिशा में आएगा तो वह इससे अपवर्तित होते हुए, इससे विचलित होते हुए आर एस की दिशा में निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब समझेंगे कि अगर निर्गत किरण, यानी ये किरणवा निकल रहा है, इसको क्या बोले हैं? निर्गत किरण। कौन किरण? निर्गत किरण। और जो किरणवा आ रहा है इसको बोलेंगे आगत किरण, यही बोलेंगे आपतित किरण। दोनों में से कौन बोल सकते हैं? तो जब आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? डी पर, और डी पर बनने वाला कोण डेल्टा कोण कहलाता है। इस डेल्टा का नाम होता है विचलन कोण। कौन कोण? विचलन कोण। तो बच्चों प्यारे बच्चों, जब आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर ढकेल दे, पीछे की ओर बढ़ा दे तो ये परस्पर बिंदु डी पर टच करेंगे, बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करेंगे या बिंदु डी पर मिलेंगे, बिछड़े हुए साथी। तो जो बिंदु डी पे बनेगा डेल होगा। इस प्रकार बिंदु डी पर बना कोण या बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों? प्यारे बच्चों, विचलन कोण। यस, विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रहा मजेदार बात है, ये रहा झकास बात है, विचलन कोण कहलाता है। अब एक और लॉजिक वाली बात क्या है जरा समझें। विचलन कोण कब अल्पतम विचलन कोण बनेगा, यानी विचलन कोण कब घटेगा और कब बढ़ेगा? तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, विचलन कोण डिपेंडेंट होता है आई पर। यानी कि यहाँ जो आई बन रहा है, यहाँ जो आई बन रहा है, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आपतन कोण। तो आई पर डिपेंड करेगा, यानी कि आई अगर आप बढ़ाओगे तो विचलन कोण क्या होगा? घटेगा। हेलो, आई अगर हम बढ़ाएंगे तो विचलन कोण क्या होगा? घटेगा। सिंपल सी बात। अगर हम आई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? विचलन कोण घटेगा।
मतलब I प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली होता है डेल्टा के। दैट मीन्स अगर हम I को इंक्रीज करेंगे, हम I को इंक्रीज करेंगे, जब हम I को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो घटेगा, वो डिक्रीज होगा। एक बार और, अगर हम I को बढ़ाएंगे तो डेल्टा क्या होगा, घटेगा। दैट मीन्स I जितना ज्यादा होगा डेल्टा उतना कम होगा। तो I और डेल्टा में संबंध देखने को मिलता है कि जब ज्यादा से ज्यादा I बढ़ जाता है तो वहां पर डेल्टा नहीं रह जाता है, बल्कि जब I मैक्स हो जाए, I क्या हो जाए, मैक्स हो जाए, तो वहां पे डेल्टा से डेल्टा M बन जाता है। और डेल्टा को बोलते हैं बच्चों विचलन कोण। क्या बोलेंगे, विचलन कोण। और ये हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण। कवन कोण, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, बोले यहां तक क्लियर है। तो ये रहा I और डेल्टा के बीच में संबंध कि कैसे I का मतलब क्या डेल्टा से, यानी I बढ़ेगा तो डेल्टा घटेगा, डेल्टा बढ़ेगा तो I घटेगा। ठीक है, तो इतनी बातें, इतनी सारी बातें ये एक अपवर्तन में आपको समझना पड़ेगा और ये जानना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चले प्यारे बच्चों, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें। यस, और इसमें कुछ और बातें बताते हैं कि डेल्टा M और साथ ही साथ अपवर्तनांक, इन दोनों में एक फार्मूला था जिसके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। यस, तो बच्चों यहां तक स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। यस, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो मुझे यहाँ पे कुछ मिटाना पड़ेगा। यस, चले बच्चों, तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इरेज कर दिया है, चलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि जब अपवर्तनांक हो, ठीक है, और डेल्टा M हो, किसी भी कोई लाइट पास कर रहा है तो वहाँ पे अगर डेल्टा M निकालेंगे, कम से कम वाट विचलन कम से कम होगा, तो वहाँ पे डेल्टा M आता है। और डेल्टा M और N के बीच में जो संबंध होता है एक सूत्र के माध्यम से समझा जा सकता है। तो बच्चों जो अपवर्तनांक होगा वह क्या होगा, साइन वाट ब्रैकेट इंटू A प्लस डेल्टा M बाई 2 एंड टोटल का डिवाइडेड बाय वाट साइन A बाई 2। ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा एक फार्मूला, एक फॉर्मेट जिसकी सहायता से आप प्रिज्म पे आधारित सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले यहां तक नोट करें, इस फार्मूले को आप जरूर याद करेंगे और यह फार्मूला आपको काम भी देगा। तो प्यारे बच्चों अब हम समझेंगे कि एक लाइट, यानी कि जब एक सनलाइट एक प्रिज्म पे पड़ती है तो वह कैसे उसका डिस्पर्जन होता है, कैसे उसका बढ़-विक्षेपण होता है, कैसे एक सनलाइट अनेक रंगों में विभक्त होती है, क्या मैटर है, क्या बात है, क्या रीजन है, आइए समझाते हैं। यस, तो हेडिंग लगाओ, यहां तक स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, हम देखेंगे कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का बढ़-विक्षेपण, दैट मीन्स अगर बढ़-विक्षेपण की बात करते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, एक सनलाइट का कैसे डिस्पर्जन होता है एक प्रिज्म के माध्यम से। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आप बताते हैं। इसके पहले सबसे पहली बात जो कही थी या जो इसके बारे में व्याख्या की थी, किसने की थी? तो बच्चों आप याद रखिएगा 1866 की बात है, 1866 की बात है। इसमें न्यूटन ने अपने माध्यम से बोला था कि जब एक सनलाइट, दैट मीन्स एक श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से टकराता है तो क्या होता है, आप जानते हैं कि एक लाइट ऐसे जाना चाहिए और यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए, कुछ ऐसा, ये तो है। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया कि जब ये लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। ठीक है, और यह भटकने के दौरान, जैसा कि आप देख रहे हैं, भटकने के दौरान ये प्रिज्म के आधार की ओर झुक करके आगे बढ़ जाती है। और जब ये आगे बढ़ रही है बच्चों, तो इसको लिया गया पर्दे पर। किस पे लिया गया? पर्दे पर। एक व्हाइट कलर का पर्दा लिया गया, एक पर्दा लिया गया। और इस पर्दा बताया न्यूटन ने कि जब यह प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म में पास होने के बाद जैसे ही व्हाइट पर्दे पे पड़ती है, प्यारे बच्चों, इसमें एक पट्टी देखने को मिलती है। पट्टी मतलब
ऐसे लंबा सा। इस पट्टी में न्यूटन ने बताया, इस पट्टी में जो ऊपरी सिरा था, जो ऊपरा भाग था, वह रेड कलर का था, और नीचे वाले को बताया कि वायलेट। रेड का मतलब लाल होता है, और वायलेट का मतलब बैगनी होता है। ठीक है, तो जो पट्टी का मेन भाग था, यानी पट्टी का जो मोटा मोटा भाग था, यानी पट्टी का जो चकड़दार कलर था, वह रेड था और क्या था, वायलेट था। तो दो कलर दिख रहे थे, पट्टी का एक सिरा पे रेड, एक सिरा पे वायलेट। ठीक, अब बात है कि सर 7 रंग हमने देखा है, 7 रंगों में विभक्त होता है। प्यारे बच्चों, 7 रंग ही नहीं, इन पट्टियों के मेन सिरों के बीच में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, बहुत सारे अनगिनत रंग होते हैं। लेकिन ऐसा मानना है साइंस का कि कई वैज्ञानिकों ने ऐसा बोला भी है कि इसमें लगभग मुख्यतः 7 कलर, 1 2 3 4 5 और ऊपरा ऊपरा 6 एक साथ, तो यहाँ पे लगभग मुख्यतः 7 कलर लिया गया। दैट मीन्स इस आर और भी को छोड़ करके ओ ऑरेंज, वाई येलो, रायजी ग्रीन, और इसका मतलब बी, और ये एक वाला आई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहां बताया गया कि एक पर्दे पर जब हम फाइनली किरण को देखेंगे तो वह कुछ ऐसा दिखेगा, विबग्योर के पोजीशन में, यही बोलेंगे रॉय जी BIV, कुछ ऐसा, मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। क्लियर है? लगभग 7 रंगों में इनकी पट्टियां प्राप्त होती है, लगभग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कब? जब एक श्वेत प्रकाश की किरण, जब एक श्वेत किरण किसी प्रिज्म से पास होता है। प्यारे बच्चों, ये रहा एक प्रिज्म के द्वारा, एक प्रिज्म के माध्यम से एक श्वेत प्रकाश का वर्णविक्षेपण, डिस्पर्जन। ठीक है, चलिए अब हम भाव लिखेंगे या एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको हम बताते हैं। यस, तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, या जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने रहिया से, अपने मार्ग से क्या हो जाती है बच्चों? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और या तथा, कौनो नहीं कथा, तथा आधार, यानी कि बेबी को क्या पसंद है? बेस। आधार की ओर झुककर अपने ही अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, अपने ही अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अपने ही का मतलब है कि जिससे मिलकर बना। यहां तो खाली श्वेत श्वेत दिख रहा है, लेकिन इसका रियलिटी इस पर्दे पे मिल रहा है, जब प्रिज्म से होकर के पास कर रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, तो अपने ही अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस रंगों के समूह को वर्णक्रम, दैट मीन्स स्पेक्ट्रम, और श्वेत प्रकाश का अवयवी
रंगों में विभक्त होने की घटना या विभक्त होने की क्रिया को वर्णविक्षेपण कहते हैं। वर्णविक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? तो ये रहा इसका लैंग्वेज यानी कि भाषा। अगर इतनी भाषा आप लिखते हैं बच्चों तो पूरा 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 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात करेंगे कि वास्तव में जो आर है और जो भी है आखिर में शुरू में ये प्राप्त हुआ और ये लगभग इनमें से और अन्य 5 विभिन्न रंगों को या मुख्य रंगों को लिया गया और टोटल मिलाकर के 7 रंगों की पट्टियां प्राप्त हुई। और कभी ये मन में आप विचार न बनाइएगा कि सर केवल 7 ही रंग होते हैं, नो, 2। ये क्लियर है कि ये जो आर और जो भी दिख रहा है ये मेन यानी कि फ्रंट पे दूर से ही दिख रहा था कि एक पट्टी का सिरा लाल कलर का यानी कि रेड कलर का और एक पट्टी का सिरा वायलेट यानी कि बैगनी कलर का। तो 2 सिरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उन सिरों के बीच में तमौने रंग थे जिनमें से मुख्यतः 5 रंग और निकाल लिया गया। बच्चों आर के बाद भी और भी के बाद भी और भी रंग थे जो कि दिखाई नहीं दिया रहा था। तो उन किरणों को, जो किरण दिखाई नहीं देते हैं, उन किरणों को अलग अलग प्रकार का रेस कहा जाता है, जैसे इंफ्रारेज। ठीक है, तो ये ऐसे किरण है जैसे रिमोट, आप सुनोगे रिमोट कंट्रोल जो होता है, रिमोट हम दबाते हैं तो वो काम जब करता है तो हम केवल काम डिस्प्ले में देखते हैं कि वो डिस्प्ले में काम कर रहा है, भग रहा है या रुक रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन उसमें रेज नहीं दिखते हैं। जो वहां से बल्ब से जो बल्ब होता है वहां से जो किरण निकलता है हम उसको नहीं देख पाते हैं, तो वही होता है इंफ्रारेज। तो कुछ किरणें हमारी नेत्र नहीं देख सकते हैं, तो वे किरणें इन रंगों की पट्टियों में नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार उन किरणों को नेगलेक्ट किया गया और यहाँ पे 7 मुख्यतः रंगों को लिया गया। ठीक है, यहां तक याद रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों आर और भी में सबसे अधिक यानी ऊंचाई पे लिया गया आर को और नीचाई पे लिया गया भी को। तो आर का विचलन सबसे कमजोर होता है। आप सुनेंगे खतरे का रंग लाल होता है, क्यों? क्योंकि वो फैलता नहीं है, उसका विचलन क्या होता है? कम होता है। और वायलेट यानी कि बैगनी, तो बैगनी कलर का क्या होता है? विचलन ज्यादा होता है। ठीक है, जिससे पूरा फैल जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा आर कलर का विचलन क्या है? कम है, और भी कलर का विचलन क्या है? ज्यादा है। तो बच्चों यहां पे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखेंगे? इन रंगों में रेड कलर यानी कि लाल का विचलन सबसे कम तथा वायलेट, क्या लिखेंगे? वायलेट कलर का विचलन सबसे ज्यादा देखा गया, पाया गया, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये रहा इनके बीच में। अब चलिए आपको बताते हैं कि विचलन कम क्यों है, विचलन ज्यादा क्यों है। यस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहाँ पे टेबल मिलेंगे और वो टेबल बताएगा कि वास्तव में विचलन किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, यहाँ तक नोट करें, और अभी आपको हम देंगे एक टेबल और उसके माध्यम से हम बताएंगे कि कुछ कलर का उनका वेवलेंथ क्या है, उनका विचलन क्या है और उनकी कैपेसिटी। ठीक है, चलो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 7 कलर का हमने वेवलेंथ लिया है और वेवलेंथ पर ही डिपेंड है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। ठीक है, तो एक साइड में विचलन है यानी एक साइड में वेवलेंथ है और एक साइड में क्या है? कलर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर सबसे रेड हमने ले लिया है, नीचे क्या लिया है? वायलेट ले लिया है। तो रेड का विचलन सबसे अधिक है और रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और इसलिए इसका विचलन कम है, और वायलेट का वेवलेंथ कम है। तो बच्चों रेड का वेवलेंथ आपको दिख रहा है वाट अधिकतम 7800, ठीक है,
और वॉलेट का कम से कम दिख रहा होगा आपको कितना, 4000 तक। ठीक है, तो ये रहा इनका वेवलेंथ, और वेवलेंथ पर ही डिपेंड है कि इनका विचलन क्या क्या होगा, यानी इनके विचलन का जो क्रम होता है बच्चों वो डिपेंड होता है इनके वेवलेंथ पे। ठीक है, तो आप स्क्रीन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो दिख रहा है। चले तो आज लेक्चर में उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा, और यहीं पे लेते हैं आपसे ब्रेक। मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, अगले लेक्चर के साथ, अगले अंदाज में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो बच्चों कमेंट करो, बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। यस, लेते हैं आपसे ब्रेक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।